हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आप सबका फिर से एक बार जोरदार वेलकम करता हूं आज के इस न्यू सेशन में। जैसा कि आप सब ने देखा है, हमसे पढ़ रहे हैं कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट किए थे लगभग लगभग अब खत्म ही होने वाला है। तो पिछले वीडियो में मैंने यहाँ तक कहाँ तक करा के छोड़ा था? वियोजन अभिक्रिया तक पढ़ा दिया था। कहाँ तक? वियोजन अभिक्रिया तक पढ़ा दिया था कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, सब पढ़ा दिया था। और वियोजन अभिक्रिया के भी 3 प्रकार होते हैं, वहां तक करके छोड़ दिया था। तो आज हम लोग उसी टाइप से उसी प्रकार को करेंगे, यानी कि वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार जो थे, कौन कौन थे? वियोजन अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन थे? वियोजन अभिक्रिया पढ़ लिए थे कि आखिर वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाता है, इसके प्रकार के बारे में जान लेंगे। इसका भी 3 प्रकार है। वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप आप सबको याद हो। चलिए, वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं मैंने बताया था। पहला था प्रकाशीय वियोजन। क्या था? प्रकाशीय वियोजन, या फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसको प्रकाशीय वियोजन भी कहते हैं। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। दूसरा आपका है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या है? विद्युत अपघटन, या फिर विद्युतीय वियोजन भी कहते हैं इसको, या फिर इसको विद्युत अपघटन भी कहते हैं। ठीक, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। और जो तीसरा है आपका, वो है ऊष्मीय वियोजन। क्या है? ऊष्मीय वियोजन। आई होप आप सब ने याद कर लिया होगा इसको। इस 3 टाइप को मैंने बताया था कि 3 ही टाइप पढ़ने हैं वियोजन अभिक्रिया में। वियोजन यानी डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने बता दिया था कि क्या कहलाता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूट के 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। तो भाई, किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किस चीज की? ऊर्जा। बिना ऊर्जा के किसी चीज को तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कलम भी है, कॉपी है, पेपर है, मतलब कुछ भी है, तोड़ेंगे उसमें ऊर्जा लगेगा। ऊर्जा कितने रूप में लगेगा? या तो विद्युत के रूप में, या फिर ऊष्मा के रूप में, या फिर इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत के रूप में, या फिर प्रकाश के रूप में। 3 तो ऊर्जा का रूप है। उसी के माध्यम से हम लोग इस अभिक्रिया को पढ़ेंगे, और उसी माध्यम यानी उसी ऊर्जा के रूप को हम लोग क्या कर दिए हैं, नाम यहाँ पर रख दिए हैं प्रकाशीय वियोजन। क्या हो गया? प्रकाशीय वियोजन। विद्युत अपघटन यानी जिसमें विद्युत द्वारा अभिक्रिया हो, या फिर तोड़ा जाए विद्युत द्वारा, या फिर ऊष्मा के द्वारा जिसे तोड़ेंगे उसे उसमें वियोजन कहेंगे। ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला पढ़ लेते हैं, कौन सा? प्रकाशीय वियोजन। क्या पढ़ लेते हैं? प्रकाशीय वियोजन। देखिए, प्रकाशीय वियोजन या फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया का वह प्रकार जिसमें जिसमें कोई भी रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। देखिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए, यहां लिखिए प्रकाशीय वियोजन। क्या लिखिएगा? प्रकाशीय वियोजन या फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन इंग्लिश भी इसका याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ फोटो का मतलब क्या है? प्रकाश। फोटो का मतलब क्या है? प्रकाश। फोटो मतलब वो वाला फोटो नहीं, फोटो का मतलब प्रकाश होता है। ठीक है, तो चलिए, फोटो डिकम्पोजिशन प्रकाशीय वियोजन कहने का मतलब है कि वैसी अभिक्रिया या फिर वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को हम लोग प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ते हैं, या फिर वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है। जैसे मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक अभिक्रिया है, पौधों द्वारा होता है अपने
ऊर्जा बनाने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए, जिसमें CO2 मतलब क्या करता है, पौधा CO2 ग्रहण करता है वातावरण से, उसके बाद जड़ के सहारे धरती से क्या करता है, जल को अवशोषित करता है, तो उसमें H2O भी हो गया, क्या हो गया, H2O भी हो गया, और उसके पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्या, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। मान लीजिए लिख दीजिएगा क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, क्या है, सूर्य का प्रकाश। अगर क्या सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया होगी, नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगी। तो इस अभिक्रिया में किसकी किसकी जरूरत पड़ती है, प्रकाश की जरूरत पड़ती है, किसकी, प्रकाश की, ठीक। तो उसी में हम लोग क्या कहते हैं कि इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाशीय वियोजन कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रकाशीय वियोजन, ठीक। तो क्या बनाता है, देखिए फलस्वरूप बनाता है C6H12O6 और O2 भी मुक्त करता है और हीट भी उत्पन्न करता है, ठीक। तो चलिए ये हो गया आपका प्रकाशीय वियोजन का एक, क्या, प्रकाश की उपस्थिति में जो भी अभिक्रिया होगी उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और जो प्रकाशीय वियोजन है, देखिए प्रकाशीय वियोजन का भी एक उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है, दोनों को कंबाइंड करके मैंने बता दिया। जैसे कि प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश की उपस्थिति में जो भी वियोजन होगा, जो भी अलगाव होगा उसे प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। अब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसे हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक। तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लोग प्रकाश की, जहां प्रकाश आ रही है, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश जहां से आ रहा है, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश आया, छत पे हम लोग अगर AgCl को रख देंगे खुले में, तो ये टूट कर Ag अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और Cl2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखिए, तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाशीय वियोजन कहेंगे, कि प्रकाश की उपस्थिति में कोई पदार्थ टूटकर नया पदार्थ का निर्माण कर लिया है। जैसे कि ये AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड से जब हम लोग प्रकाश गुजारेंगे तो सिल्वर क्लोराइड टूट के सिल्वर और क्लोरीन में विभक्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन में विभक्त हो जाएगा। इस सूत्र के सहारे इसको डिनोट कराया था ना, A बराबर B+C, यानी कि ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया। ये रिएक्शन किया, इसमें अगर हम लोग प्रकाश गुजारेंगे, क्या गुजारेंगे, प्रकाश गुजारेंगे, प्रकाश इसमें गुजारेंगे तो टूट कर B और C में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है कि जो सिल्वर क्लोराइड है उसमें अगर प्रकाश हम लोग गुजारेंगे तो सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जाएगा, टूटकर विभक्त हो जाएगा। तो इस पर एक सवाल उठता है हमेशा कि जो AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, AgCl को काले रंग के बोतल में क्यों रखते हैं, काले रंग के बोतल, AgCl या फिर AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड को भी काले रंग के बोतल में रखते हैं हम लोग, ठीक। AgCl को काले रंग के बोतल में क्यों रखते हैं, काले रंग के बोतल में, सॉरी, काले रंग के बोतल में क्यों रखते हैं, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। AgCl या फिर मान लीजिए AgBr को भी, सिल्वर ब्रोमाइड को, ठीक है, इसको हम लोग काले रंग के बोतल में क्यों रखते हैं। तो आप लोग जानते हैं जो काला रंग होता है, मान लीजिए ये बोतल हो गया, ये क्या हो गया, बोतल हो गया, ये बोतल का रंग कैसा होना चाहिए, काला होना चाहिए। इसके अंदर हम लोग स्टोर करके AgCl या फिर AgBr को रखते हैं, क्यों रखते हैं भाई, हम लोग इसको काले रंग के बोतल में ही क्यों रखते हैं, क्योंकि जो काला रंग होता है प्रकाश का क्या होता है, अवशोषक होता है, क्या होता है, वो लाइट को क्या कर लेता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है, सोख लेता है, अंदर जाने ही नहीं देता। तो लाइट अगर अंदर नहीं जाएगी, मान लीजिए यहाँ पर AgCl है, लाइट अगर यहाँ से आके यहीं पर खत्म होगी, सोख लिया, रिफ्लेक्ट भी नहीं किया, इसको सोख लिया, तो क्या प्रकाश अंदर जाएगा, नहीं जाएगा।
जब प्रकाश अंदर नहीं जाएगा तो AgCl हमारा बचा रहेगा, यह नष्ट नहीं होगा। अगर प्रकाश अंदर चला जाता तो ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता। इसीलिए हम लोग इसको काले रंग के बोतल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश अंदर जाए ना और ये टूटे ना, बस सिंपल सी बात है। तो हम लोग लिख लेंगे कि सर, क्या लिखेंगे कि हम लोग AgCl को काले रंग के बोतल में इसलिए रखते हैं क्योंकि जो काला रंग होता है वो प्रकाश का क्या होता है? अवशोषक होता है। वो प्रकाश की सारी ऊर्जा को सोख लेता है। बोतल के अंदर एक भी प्रकाश का किरण नहीं जाएगा तो AgCl नष्ट नहीं होगा, टूटेगा नहीं। इसीलिए हम लोग AgCl को बचाने के लिए काले रंग के बोतल में उसको रख देते हैं। सिंपल, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। समझ में आ गया ना? कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर यहाँ दिक्कत हो रहा है। क्या हो रहा है? दिक्कत हो रहा है। अब देखिए, दूसरा था हमारा विद्युत अपघटन। क्या था दूसरा? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या था? विद्युत अपघटन। वैसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत की उपस्थिति में या फिर जिस पदार्थ से विद्युत गुजारने पर वो दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। क्या करता है? दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। उसे हम लोग विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन। देखिए, कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। ये तो होगी आपकी पूरी की पूरी परिभाषा, लेकिन हम लोग इसको कैसे सीखेंगे? देखिए यहाँ पर विद्युत अपघटन बहुत ही सिंपल भाषा में हम लोग समझेंगे, ठीक है, किताब की भाषा नहीं। विद्युत अपघटन यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रोलिसिस इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं या फिर इसको इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, विद्युत अपघटन भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक। तो भाई विद्युत अपघटन कैसे होता है देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है? H2O। क्या है? जल। इसको हम लोग जल बोलते हैं। जल में अगर हम विद्युत गुजारेंगे, क्या गुजारेंगे? विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। ये आप लोग घर पे इसको प्रैक्टिकल मत करिएगा वरना बहुत दिक्कत हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर जल लिए हैं, पानी लिए हैं, पानी में अगर हाई वोल्टेज करंट अगर हम लोग उसमें डाल देंगे, यानी कि जो तार है जिसमें करंट अभी आ रहा है उस तार को अगर हम लोग यहाँ पे जल में डाल देंगे तो जल टूटकर हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा और ऑक्सीजन में भी परिवर्तित हो जाएगा। ये टूटकर अलग अलग हाइड्रोजन को अलग कर देगा और ऑक्सीजन को अलग कर देगा विद्युत गुजारने पर। तो विद्युत के गुजारने से जो भी पदार्थ टूट जाता है, दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, वैसे भी क्रिया को हम लोग विद्युत अपघटन कहेंगे अपने भाषा में। किताब की भाषा हम लोग क्यों देखें? जब हमें अपनी भाषा आता है, अपना भाषा आता है, अपने भाषा में लिखने आता है, तो हम लोग किताब की भाषा क्यों लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत गुजारने से क्या होता है? वो टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर देता है, उसे हम लोग विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? जैसे हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि जल है, जल में अगर विद्युत धारा गुजारेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ये हो गया ना, A = B+C। तो वियोजन अभिक्रिया में ये क्या है? विद्युत अपघटन। वियोजन अभिक्रिया का ही प्रकार है, लेकिन वो 3 प्रकार से होता है। विद्युत अपघटन होगा, उसका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगा, प्रकाशीय वियोजन होगा, या फिर एक होगा उष्मीय वियोजन। क्या होगा? उष्मीय वियोजन। ठीक, तो आप लोग 2 सीख गए। चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा है उष्मीय वियोजन। तीसरा क्या है? उष्मीय वियोजन।
देखिए यहाँ दिया है ऊष्मीय वियोजन। तो वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में अगर हम लोग पदार्थ को गर्म करेंगे, उसमें अगर ऊष्मा प्रवाहित करेंगे तो वो टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। वियोजन अभिक्रिया तो यही कहता है। वियोजन अभिक्रिया क्या कहता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करे। एक पदार्थ टूटेगा कब? उसमें ऊर्जा देंगे तब, या फिर उसको विद्युत दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, या फिर उसमें लाइट दे सकते हैं, या फिर उसमें क्या दे सकते हैं, एक हीट यानी उष्मा दे सकते हैं। ठीक है, उष्मा की उपस्थिति में जो भी अभिक्रिया होगी उसे हम लोग ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। हो गया Fe2SO4 से अगर हम लोग उसको हीट प्रोवाइड करेंगे यानी उष्मा देंगे इसको, Fe2SO4 को अगर हम लोग हीट करेंगे तो उसके फलस्वरूप Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 का निर्माण होगा। ठीक है, बहुत ही लंबा रिएक्शन है, लेकिन इसको देखिए, अगर हम लोग Fe2SO4 फेरस सल्फेट को, फेरस डाइसल्फाइड को हम लोग हीट करेंगे तो उसके फलस्वरूप फेरिक सल्फेट SO2 और SO3 का क्या होगा, निर्माण होता है। जब इसको हीट करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। यानी एक जो ये पदार्थ है, एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर दिया, किसकी उपस्थिति में? ऊष्मा की उपस्थिति में, हीट की उपस्थिति में। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। क्या कहेंगे? वैसे तो एग्जाम में उतना पूछता नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम लोग कि आखिर ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। तो आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया होगा, इसको समझ लिया होगा कि ऊष्मीय वियोजन क्या कहलाता है। क्या कहलाता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा की उपस्थिति यानी कि हीट की उपस्थिति में होती है, या फिर जब पदार्थ से एक पदार्थ को अगर हम लोग हीट करते हैं तो टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा, तो इस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। ठीक, दो दो आपके हो गए डिफिनेशन। अगर इसका आप लोग पीपीटी फॉर्मेट पीडीएफ में चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से क्या हो जाइए, जुड़ जाइए, जो कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है एकल विस्थापन अभिक्रिया। ये बहुत बढ़िया है, देखिएगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया, ये बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये हमेशा पूछ देता है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, या फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दे। ठीक, तो देखिए दिया हुआ है वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को, यार बहुत गलती यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए सॉरी, हम यहाँ समझा दे रहे हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या हो गया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ एक दूसरे पदार्थ से मिलकर उसके परमाणु को विस्थापित कर देता है, उसके एक परमाणु को विस्थापित करके वो उसका जगह ले लेता है। देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि कोई क्लास में बैठा है या फिर कहीं पर पार्क वर्क में बैठा है, मान लीजिए पार्क में बैठा है AB, मान लीजिए AB बैठा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर दो फ्रेंड, कोई भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करना ही ठीक होगा, आप लोग बहुत जल्दी समझ जाएंगे। मान लीजिए AB कोई पार्क में बैठा है, पहले से कोई बैठा है, दो लोग A और B। अब यहां पर एंट्री होती है किसी तीसरे शख्स की, ठीक, C की। ठीक है, तो भाई यहां पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। C भी आकर यहां बैठना चाहता है। C क्या करना चाहता है, यहां आके बैठना चाहता है इसके बगल में, और ये क्या चाहता है कि भाई जो तुम में से मजबूत होगा, जो तुम में ज्यादा ताकतवर होगा, मैं उसी के साथ बैठूंगी, ये कह रहा है B। ये तो भाई बेवफा हो गई, क्या हो गई, बेवफा। चलिए उतना आप लोग दिल पर मत लीजिएगा, चलिए समझिए इसको। B क्या हो गया, B कहता है कि तुम में से जो ताकतवर होगा मैं उसी के साथ बैठूंगी।
तो अगर अगर यहाँ C ताकतवर हो गया A से तो इसको हटा देगा, यानी जो C है इसका पोजीशन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, यानी अब हो जाएगा CB प्लस जो A है उसको अलग कर देगा। ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए, इस समीकरण के द्वारा समझ लीजिए कि अगर C अगर ताकतवर है तो A को रिप्लेस करके हटा करके वो वहां पर बैठ जाएगा। ठीक, क्या करेगा, बैठ जाएगा और A को वहां से भगा देगा, साइड में कर देगा। ठीक है, अगर ये ताकतवर नहीं रहता तो अभिक्रिया नहीं होगा। क्या हो जाएगा, अभिक्रिया नहीं होगा। कभी ऐसा क्वेश्चन में पूछ देता है जिसमें कि मान लीजिए हम एक आपको क्रियाशील समूह यहाँ पर दिखा देंगे कि कौन सा तत्व मतलब ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील होता है, उसको भी दिखा देंगे। लेकिन उसको याद करने से पहले आप लोग ये देखिएगा, अगर ये ताकतवर होगा तो रिप्लेस करेगा ही करेगा, अगर ताकतवर नहीं होगा तो उसको हटाएगा नहीं, वो उसी के साथ रह जाएगा। अगर उसी के साथ रह जाएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा कि ये अभिक्रिया नहीं करेगा। डायरेक्ट आंसर में ऑप्शन में दिया रहता है तो हाँ, ये अभिक्रिया नहीं होगा, इसमें कोई भी अभिक्रिया नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। लेकिन ये ताकतवर होगा तो इसको हटा देगा, बस इसी को एकल विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, एकल विस्थापन। वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर उसके परमाणु को क्या कर देता है, हटा देता है और उसका जगह अपने ले लेता है। ठीक है, अपने आप को वहां पर पोजीशन वहां पर डाल देता है। ठीक है ना, तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए यहां देखिए Zn प्लस CuSO4। ठीक है, तो Zn क्या है, इससे ज्यादा क्रियाशील है। क्या है, Cu यानी कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो यहाँ क्या बना लेगा, ZnSO4 और Cu को वो क्या कर देगा, बाहर कर देगा। ठीक है, इसी अभिक्रिया को हम लोग एकल विस्थापन कहते हैं। एक पदार्थ आया, इसमें से एक अणु को क्या, परमाणु को क्या कर दिया, निकाल दिया, खुद वहां पर पोजीशन ले लिया। ठीक, यहाँ ले लिया ना, तो इसी पोजीशन यानी इसी अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग क्रियाशील समूह एक बार देख लीजिए कि कौन सा धातु कितना क्रियाशील होता है। देखिए, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है, पोटेशियम। क्या होता है, पोटेशियम। उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, निकेल, प्लम्बम, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, हाइड्रागिरम यानी कि मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। ये यू मतलब गोल्ड। तो सबसे कम क्रियाशील ये है और सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, पोटेशियम है। लेकिन पोटेशियम से भी अधिक क्रियाशील धातुएं पाई जाती है हमारे पृथ्वी पर। पोटेशियम से भी अधिक क्रियाशील धातुएं पाई जाती हैं, लेकिन उनको आप लोग देख नहीं पाइएगा कभी भी, क्योंकि किसी भी लैब में वो मौजूद रहता नहीं है, बहुत ही कॉस्टली होता है या फिर बहुत ही रेयर होता है। बहुत सारा ऐसा धातु है जो पोटेशियम से भी ज्यादा क्रियाशील है, लेकिन इसको आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। आपका यूज सिर्फ यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। अभी कितना भी केमिस्ट्री आप लोग पढ़ लीजिए, आपको उन सब का यूजेज मिलेगा ही नहीं। पोटेशियम से मान लीजिए स्टार्ट होगा, सोना, गोल्ड, मतलब इतना तक जाते जाते खत्म ही हो जाता है, इतना ही पढ़ना है। तो इसमें सबसे ज्यादा पोटेशियम क्रियाशील है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है। तो देखिए यहाँ पर इस अभिक्रिया में आपने देखा कि Zn और Cu को विस्थापित कर दिया, Zn ने Cu को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो देखिए Zn यहाँ है और Cu कहाँ है, यहाँ है ना, ये कम क्रियाशील है, ये ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए उसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो टाइम ज्यादा हो गया, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद भी मैं इसको एक बार फिर से समझा दूंगा। आप लोगों को रिवीजन तो कराता ही रहता हूँ, इसको फिर से एक बार समझा दूंगा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, घर पे पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।